हमारे इस वीकली प्रोग्राम में हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ जानी मानी हस्तियों से। आपको जमीन चाहिए तो इतना आपका पैसा बनता है, आप इस भाव से सरकार आपको जमीन दे देगी। बने हुए लोगों ने जो पैसा सरकारी कोष में जाना चाहिए था, ऐसा सिस्टम बना दिया कि वो इनकी अपनी जेब में जा रहा है। मैं समझता हूँ कि मेरा उद्देश्य केवल एक ही है कि हमारा जो हरियाणा है वो तरक्की करे। तो मुझे एक पीड़ा बहुत सताती है, वो ये कि मैं अपने बच्चों की पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप नहीं रहा। आदमी के पास एक ऐसी हॉबी होनी चाहिए जिसको कभी भी प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकता है। कि ये कांग्रेस पार्टी है, ये ही हमारी सारी समस्याओं की जड़ है। ये उनकी सोच है जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर है, जो क्रिकेट को संभाल रहे हैं, शायद उनकी सोच हमारी सोच से अलग है। ये सोच के चलते हैं कि अगर भी हम इससे डरेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे लाइफ में। इस मुकाम पर पहुंच गया हूं कि लोग मेरे को जानते हैं कि अच्छी पहचान बन गई है। अगले हफ्ते पल दो पल में इसी समय इसी वक्त मुलाकात करेंगे एक और नई हस्ती से। नमस्कार, टुडे के वीकली शो पल दो पल में आपका स्वागत है। मैं मंजुला। जैसे कि आप जानते हैं कि हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाते हैं किसी न किसी जानी मानी हस्ती से। हमारे आज के खास मेहमान 1986 बैच के IAS अधिकारी मिस्टर R.R. जौहर, जो प्रेजेंटली फाइनेंस कमीशन और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर हरियाणा सरकार को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, साथ ही हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कुछ चेयरमैन भी हैं। तो आइए बात करते हैं मिस्टर R.R. जौहर साहब से। जौहर साहब, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जौहर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो 1986 में जब आप IAS सेलेक्ट हुए थे, तो IAS बनने का सपना आपने पहली बार कब देखा और इसके लिए किस तरह से प्रिपरेशन की? देखिए, वैसे ग्रेजुएशन तो मैंने बहुत छोटी सी जगह से की है और कभी सोचा भी नहीं था कि ये नौकरी, इसका नाम भी नहीं सुना था। लेकिन मुझे ग्रेजुएशन के बाद मुझे एडमिशन मिल गया दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, और उसके तुरंत बाद मुझे JNU में मिल गया। हाँ, JNU जो है वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, उन दिनों तो आज का मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन उन दिनों देश की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी। नेशनल लेवल पे तो सबसे बढ़िया थी, इंटरनेशनली भी उसका नाम गिना जाता था। तो वहाँ जब पढ़ने गए और वहाँ पे देखा कि यहाँ तो पूरे देश से और विदेशों से स्टूडेंट्स आ रहे हैं और एक एक्सपोजर इतना बढ़िया मिला और मेहनत करने का भी मौका मिला। और जब लोगों को देखा कि यहाँ से इतने सारे लोग पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, इतने सारे जर्नलिज्म में जा रहे हैं, इतने सारे सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं, तो मुझे भी महसूस हुआ कि हमें भी करना चाहिए। वैसे मैंने MA की JNU से ज्योग्राफी में, फिर MPhil भी की और उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज एग्जाम लिया। पहले अटेम्प्ट में मैं रेलवेज में आया, अलाइड सर्विसेज जिसे बोलते हैं IAS, और उससे नेक्स्ट ईयर 85 में मैं रेलवेज में आया और 86 में मैं IAS में आ गया। तो मुझे ग्राउंड इतना बढ़िया मिला कि मुझे इस सर्विस में आने में दिक्कत नहीं। बेसिकली बहुत ही ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से और बहुत ही बैकवर्ड एरिया से मैंने स्टडी की और मुझे कभी सपने में भी नहीं इस नौकरी के बारे में सोचा था। लेकिन जब ग्राउंड बढ़िया मिला तो वहाँ पे कुछ मुश्किल ही नहीं लगा। सपनों को मतलब उड़ान देते हुए कोई उस पर भी नहीं लगा। तो जौहर साहब, यहाँ जानना चाहेंगे कि JNU आपके टाइम में ही नहीं, आज भी वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अपनी एक अलग पहचान रखती है और वहाँ के प्रोडक्ट के रूप में, जैसे जब आपने अपने आप को रिफाइन किया मास्टर्स में, फिर जब वहाँ से कंप्लीट किया, तो JNU के स्टूडेंट में और आज अदर यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट का अगर कंपेरिजन किया जाए तो आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से उसे अटेंशन देंगे? कि JNU में बेसिकली एक तो मैंने बताया ना कि पूरे देश से पूरे सभी स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है। उन दिनों भी नेशनल लेवल पे कंपटीशन होता था एडमिशन के, तो हर स्टेट से एक एक दो जो है ना, वो जो टॉपर्स होते थे डिफरेंट स्टेट से, उनको वहाँ पे एडमिशन मिलता था। और जब टॉपर्स के साथ आप बैठे हो तो एक प्रतिस्पर्धा जो है ना अपने आप ही जागृत हो जाती है कि भाई यस, ये जब टॉप कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और रही वहाँ के बारे में ये कि और यूनिवर्सिटीज में और JNU में क्या अंतर है, JNU एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट होता है पर्सनैलिटी, ओवरऑल मतलब वो किसी भी फील्ड में लगा लो। दूसरा मैंने ये देखा कि वहाँ JNU में स्टूडेंट्स यूनियन के जो
इलेक्शंस होते थे वो स्टूडेंट्स ही अपने लेवल पर कराते थे और इतने बढ़िया बढ़िया जो है ना वहाँ पे हॉस्टल में रहते थे। इट इज बेसिकली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी और इतने बढ़िया बढ़िया नेशनल इंटरनेशनल फेम के वहाँ पे टीचर्स हैं और इसी तरह से वहाँ पे जो स्पीकर्स बुलाए जाते थे डिफरेंट फील्ड्स के, पॉलिटिकल फील्ड में, इकोनॉमिक्स फील्ड में, इंटरनेशनल अफेयर्स में वगैरह वगैरह जो है ना, तो वहाँ पे उनको जब सुनते थे तो लगता था कि एक वर्ल्ड लेवल का एक्सपोजर हो रहा है जो कि दूसरी यूनिवर्सिटीज में नहीं है। तो जो साहब आप बात करेंगे कि जो 1986 में IAS में आने के बाद आपकी फर्स्ट पोस्टिंग जो हुई नागौर, तो आप जो सपना लेके आए थे, क्या आप चाहते थे कि किसी ऐसे रिमोट एरिया में या इस तरह के बैकवर्ड एरिया में पहले पोस्टिंग होगी जहाँ डेवलपमेंट करने का, काम करने का एक्सपीरियंस जो है वो अलग ही मजा है? जी, मैं एक और थोड़ा JNU के बारे में बताना रह गया मेरे से, वो ये कि जब जिस साल मैं IAS में आया और पूरी सिविल सर्विसेज की लिस्ट निकली, सबसे ज्यादा वहां के स्टूडेंट्स सेलेक्ट, तो ऐसे लगता था कि मैं जब एकेडमी में गया ऐसे लगता था कि फिर से मैं JNU में हूँ। इतने सारे जो है लोग थे वहाँ के, इतने सारे, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहाँ कितना बढ़िया एनवायरनमेंट। क्रीम स्टूडेंट है, क्रीम है। और एक हमारे प्रोफेसर होते थे, प्रोफेसर मुनिस रजा, मेरे जिसमें डिपार्टमेंट में था, ही यूज्ड टू बी द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और वो बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग के भी डायरेक्टर रहे। तो वो खुद बहुत रूरल बैकग्राउंड से थी, तो वो जब उन्होंने हमें सिलेक्ट किया तो उन्होंने ये कहा कि ये अब तो ऐसे दिख रहे हैं जैसे बिल्कुल ही क्रूड सी बैकग्राउंड के हैं, बट इनको देखना ये सबसे पहले शाइन करेंगे। एंड इट प्रूव्ड। तो वही मैं पूछ रही थी कि जो आपकी फर्स्ट पोस्टिंग हुई जैसे नागौर में हुई, तो बतौर SDM जब आपने अपना वर्क स्टार्ट किया तो आपको किस तरह का प्लेटफॉर्म मिला वहाँ पे, क्योंकि नए नए गए थे बिल्कुल? देखो, जब हमने नौकरी शुरू की 86 में, तो उस टाइम जो 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 हरियाणा में जो IAS में जो था, मतलब जो लोग IAS में थे डिफरेंट पोजीशंस पे, वो उन्होंने इतना बेहतर एनवायरनमेंट पैदा किया हुआ था कि एवरीबॉडी वाज कमिटेड टू दी वर्क। और ये जो छोटी मोटी इधर तरह की शिकायतें, ये शिकायतें, वो शिकायतें, ये उस जमाने में नहीं देखने को मिलती थी। और लोग भी जो है ना, जो SDM ने, DC ने कह दिया तो वो लोग मानते थे, चाहे वो एंक्रोचमेंट से संबंधित हो, चाहे और कोई सोशल प्रॉब्लम हो। आज जो प्रॉब्लम होती है ना कि भाई हम जो है ना मजिस्ट्रेट, मतलब IAS अफसर से इंक्वायरी नहीं कराएंगे, हम जुडिशियल इंक्वायरी कराएंगे, उस टाइम में ये बातें सुनने को नहीं मिलती थी। तो अभी इसका क्रेडिट किसको देते हैं? करप्शन को देते हैं या कहाँ जाए? नहीं, इसका क्रेडिट पब्लिक ज्यादा अवेयर हो गई है या काम का स्टाइल बदल गया है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ? हाँ, लोग जागरूक तो हुए हैं, उन्नति भी हुई है और वैल्यूज में डिग्रेडेशन भी। वो तो देखो, और वैल्यूज जब डिग्रेड होती है तो सिस्टम में बहुत सारी चैलेंजेस हैं। पहले ये चैलेंजेस नहीं थे हमारे साथ, अब है, क्योंकि देखो वैल्यूज में जो हुआ है, ये सोसाइटी में चेंज हो रहा है, उसकी वजह से आप इसे कह सकते हैं। तो अगर वैल्यूज में चेंज आया है तो एजुकेशन में भी चेंज आया है। एजुकेशन का जो बदलाव है, जो घर से स्टार्ट होता है, वो थोड़ा एजुकेशन के बारे में मैं बताऊं, मेरी एक बेटी है और वो 10वीं में है। मुझे बहुत कई बार जो है तरस आता है उस पर कि उसके इतने सारे ट्यूशंस लगवाने पड़ रहे हैं। हमने कभी ट्यूशंस नहीं करे उस टाइम। जितने भी पढ़ने वाले थे, ये मॉडर्न स्कूल्स वगैरह एग्जिस्ट नहीं करते थे, सारे सरकारी स्कूलों से पास आउट है और कभी बर्डन और टेंशन नहीं होती थी। तो इसका तो कहीं ना कहीं जोहल साहब ये कहा जा सकता है कि आज हम क्वालिटी ऑफ जो स्टूडेंट है, जो देश का फ्यूचर है, वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, हम सरकारी नौकर पैदा कर रहे हैं। नौकरी के लिए, सर्वाइव करने के लिए, सैलरी के लिए ऑप्शंस है एजुकेशन। ये ऐसी बात नहीं है, अब प्रतिस्पर्धा बहुत होगी जो पहले नहीं थी। कंपटीशन तो आप लोगों के टाइम में भी था, बल्कि वो बड़ी जगह पे था, छोटी जगह पे। जब मैंने बताया ना कि जब मैंने ग्रेजुएशन की तो मुझे इस नौकरी का पता ही नहीं था।
वही कह रहे हैं कि लेकिन आपके में आज इस नौकरी का सबको पता है। पर आप लोगों को उस टाइम की चीजें, जैसे आपने नोट्स तैयार करने आप JNU में चले गए थे, आपके लिए थोड़ा सा इजी हो गया। लेकिन अगर बात करें किसी हरियाणा या किसी और स्टेट के स्टूडेंट की, उस टाइम JNU में नहीं था, किताबें लेना, नोट्स बनाना वाज अ बिग जॉब। आज के दिन तो आपको इंटरनेट पे सारी चीजें मिल जाती हैं, गूगल में सब कुछ मिल जाता है। कह रहे हैं कि उस टाइम में कंपटीशन, उसकी तैयारी करना ज्यादा टफ था एज कम्पेयर टू आज इजी हो गया है, क्योंकि स्टूडेंट्स अवेयर जरूर है लेकिन उनको चीजें भी टेबल पे बैठी मिलती है। आप लोगों को उसके लिए सर्च करना पड़ता था, खोजना पड़ता था। उस टाइम में थी प्रतिस्पर्धा, लेकिन इस स्तर पे नहीं थी। क्योंकि आज जो है ना, हर माँ बाप अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करता है कि इसके 99% आए, 100% आए। ये जो स्लॉगिंग सिस्टम है, और मैं तो जो प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर हैं देश के, बड़ा उनको बधाई देता हूँ कि 10वीं तक उन्होंने कम से कम 10वीं तक तो बर्डन कम करी स्टूडेंट्स पे। नहीं तो मतलब आप देखिए ना, उसकी बच्चे की उम्र यही तो है ग्रो करने की और उसकी पर्सनालिटी डेवलप होने की, और वो इंडोर बना हुआ है, 24 घंटे वो पढ़ाई में ही लगा हुआ है कि मेरे को 90% से कम आ गए तो मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा। ये चीजें पहले नहीं थी। तो इसमें कहीं ना कहीं अगर बात करें, जैसे काफी घटनाएं हमें देखने को मिलती है जोहल साहब की, जैसे अभी आपने कहा कि ये जो 10th लेवल तक का हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने बर्डन कम किया है, इससे पहले अगर देखें तो इतनी कम उम्र में बच्चे कहीं ना कहीं सुसाइड के लिए सोच लेते थे अगर वो पास नहीं हुआ या इस तरह से। तो देखो थ्रू लाइफ पेरेंट्स को कितना सफर करना है। तो इस चीज में जो ये बदलाव आ रहा है, इसे आप एक्सेप्ट करते हैं? हाँ, नहीं, बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा। बट इससे थोड़ा सा ये भी हुआ है कि जो हर 15 दिन या 1 महीने में या 2 महीने में जो उनके इंटरनल टेस्ट होते हैं, वो भी एक अच्छा सिस्टम है। उससे थोड़ा रेगुलरिटी बनी रहती है स्टूडेंट में। ये ना हो कि मैंने आखिर में ही तैयारी करनी है, तो साल भर जो है ना, वो ही इज पुटिंग लिटिल अटेंशन टू हिज वर्क। तो इट इज़ अ गुड सिस्टम। आई अप्रूव दिस सिस्टम। नहीं तो बड़ा तरस आता था कि 10वीं में भी बच्चे जो है ना, वो इसी चीज़ में लगे हुए हैं सारा दिन पढ़ाई में। तो आप ये देखिए ना, जैसे सपोज करो मैं इतनी अच्छी पोजीशन की नौकरी पे हूँ और मेरी बेटी जो है ना, उसको जो सुविधाएं मिली हैं उसको भोगना सके, तो वो सारा दिन पढ़ाई में लगी रहे, और पढ़ाई के बाद फिर उसकी नौकरी में लगी रहेगी, उसके बाद शादी हो जाए, उसकी तो उम्र में उसमें फिर देखा जाए कुछ भी नहीं मतलब। तो मैंने 12वीं पढ़ाई की हुई है, इतना बर्डन बाहर विदेशों में नहीं है। मैंने MBA किया हुआ है, इतना बर्डन बाहर नहीं है विदेशों में। वहाँ का स्टडी का जो एक वे है वो बहुत डिफरेंट है। वो मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज्यादा स्ट्रेस देते हैं एज कम्पेयर टू थ्योरेटिकल, और हमारे यहाँ थ्योरेटिकल वर्क ज्यादा है। मैं देखिए, जब मैं MBA करने गया, मैंने पहली बार नेट पे काम किया, मैंने पहली बार सारा असाइनमेंट्स कंप्यूटर पे लिखी, और मैंने सारी बुक्स सारी कंप्यूटर से वो करवाते थे, रीड करते थे, या फिर मतलब जो है ना, मशीन के थ्रू हम जो है ना बुक इशू करवाते थे और बुक रिटर्न करते थे। ये सिस्टम पहली बार देखने को मिला। तो इतना हाईली मैकेनाइज सिस्टम है वहाँ पे, जहाँ पे स्टूडेंट को जो आज पूरा बस्ता भर के ले जाते हैं, पूरा थैला भर के ले जाते हैं 20 किलो वजन सुबह उसकी जो रिपीट होता है, इट्स रियली वेरी टॉर्चरिंग फॉर मी। बट अगर इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में ले तो अच्छी खासी एक्सरसाइज भी है उनके, थोड़ा सा हैवी वो लेके आर्मी के सोल्जर्स की तरह जिस तरह से तैयारी करवाती है, बहुत उम्र आएगी। तो ये थे हमारे आज के खास मेहमान मिस्टर RR जोहल, जिन्होंने बेबाकी से अपने दिल की बात शेयर की और ये भी बताया कि IAS किसी भी पहुंच के लिए किसी भी आम इंसान की पहुंच से दूर नहीं है, बशर्ते वो मेहनत करना चाहता हो। तो ये थे आज के हमारे खास मेहमान। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय मुलाकात करवाएंगे एक और नई हस्ती से। तब तक दीजिए हमें इजाजत। आप देखते रहिए। हमारे इस वीकली प्रोग्राम में हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ जानी मानी हस्तियों से। आपको जमीन चाहिए तो इतना आपका पैसा बनता है, आप इस भाव से सरकार आपको जमीन दे देगी। में बने हुए लोगों ने जो पैसा सरकारी कोष में जाना चाहिए था, ऐसा सिस्टम बना दिया कि वो इनकी अपनी जेब में जा रहा है। मैं समझता हूँ कि मेरा उद्देश्य केवल एक ही है कि हमारा जो हरियाणा है वो तरक्की करे। तो मुझे एक पीड़ा बहुत सताती है, वो ये कि मैं अपने बच्चों की पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप नहीं रहा। आदमी के पास एक ऐसी हॉबी होनी चाहिए जिसको कभी भी प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकता है। कि ये कांग्रेस पार्टी है, ये ही हमारी सारी समस्याओं की जड़ है। ये उनकी सोच है जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर है, जो क्रिकेट को संभाल रहे हैं, शायद उनकी सोच हमारी सोच से अलग है। ये सोच पे चलते हैं ना कि अगर भी हम इससे डरेंगे
तो कुछ कर नहीं पाएंगे लाइफ में। इस मुकाम पर पहुंच गया हूं कि लोग मेरे को जानते हैं कि अच्छी पहचान बन गई है। अगले हफ्ते पल दो पल में इसी समय इसी वक्त मुलाकात करेंगे एक और नई हस्ती से।